एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ़्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये आधी रात का समय था और प्लेन अटलांटिक ओशन के बीच 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पे क्रूज कर रहा था। ये सिचुएशन पायलट्स रोज़ाना फेस करते हैं और इसमें कुछ भी एबनॉर्मल जैसा नहीं था, पर प्लेन में एक चीज़ ऐसी थी जो कुछ वक्त में ही सारी सिचुएशन को बदलने वाली थी। यहाँ आपको बताते चलें कि अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट के एल्टीट्यूड से भी दूर दूर तक ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ कैप्टन को अचानक पता चलता है कि प्लेन का फ्यूल अब ख़त्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल ख़त्म होने का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है मौत। Next 5 to 10 minutes. The speed's increasing, 203 knots now. Way too fast. Everybody, I need you to brace. Oh my God! ये इंसिडेंट 23 अगस्त 2001 को पेश आया था। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से एयर ट्रांजिट एयरलाइन की एयरबस A330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसीलिए इसमें 48 मैट्रिक टन्स फ्यूल डाला गया और प्रिपरेशन के बाद बोर्डिंग शुरू कर दी गई। इस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। इस फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट समेत 13 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। फ्लाइट कैप्टन 48 ईयर्स ओल्ड रॉबर्ट पीशे थे, जिनको 16,000 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साल के डाग देगर थे और इनके पास भी 5,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। इसमें से 400 घंटे इन्होंने इसी प्लेन को फ्लाई किया था। प्लेन की बात की जाए तो ये उस वक्त का एयरबस का A330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 साल ही पुराना। कुल मिलाकर बात ये है कि ना ही पायलट के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही प्लेन में किसी तरीके की तकनीकी खराबी थी। सारे फ्लाइट्स चेक्स कंप्लीट करने के बाद पायलट्स फ्लाइट 236 को रनवे तक लेके गए और ATC की परमिशन से इन्होंने फ्लाइट को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट्स ने फ्लाइट को अटलांटिक ओशन के पार लिस्बन की तरफ दिशा दिखाई। कुछ ही देर में फ्लाइट अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे यानी 39,000 फीट तक जा पहुंचा। अमूमन इस तरह के लॉन्गर रूट्स पे पायलट्स का ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट्स देते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए अब 4 घंटे बीत चुके थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर कैबिन में ज़्यादातर लोग, जो कि रात का वक्त था, तो सो रहे थे। फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो वक्त था जब फ्लाइट में एक खराबी आ गई। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 1 बजे पायलट ने जहाज़ के इंजन नंबर 2 यानी जहाज़ के राइट इंजन में एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज़्यादा शो हो रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर्स पायलट अपने करियर में पहली बार देख रहे थे। उन्होंने फ़ौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज़ ऑपरेशनल होता है तो वक्त के साथ ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, पर यहाँ वो लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था, जो कि किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। उनको फ्लाइट मैनुअल में इस एरर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में बताया। अनफॉर्चुनेटली मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में मालूम नहीं था। उन्होंने पायलट से कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहें, वो थोड़ी देर बाद उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। अगरचे जहाज़ के राइट इंजन से ऑयल की फॉल्टी रीडिंग शो हो रही थी, लेकिन उड़ान में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। पायलट्स ये सोच के रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग्स दे रहा है। लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये नोटिस किया गया कि फ़्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट के मुकाबले कम थी। अब नॉर्मली ये परेशानी भी इतनी सीरियस नहीं होती, क्योंकि इस परेशानी को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस परेशानी को फिक्स करने के लिए क्रॉस फीड वेल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया।
और कुछ ही मिनटों में दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। इस बात को अभी 10 मिनट ही हुए थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई। ये एक ऐसी वार्निंग थी जिसे शायद कोई भी पायलट फेस करना नहीं चाहेगा, और ख़ास करके जब आपकी फ़्लाइट पैसेंजर से भरी हो। पायलट ने देखा कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं कि जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। अब की बार मामला बहुत सीरियस हो चुका था। एटलांटिक ओशन के बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने का ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं था। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था एजोर्स आइलैंड। ये आइलैंड एटलांटिक ओशन में मौजूद पोर्तुगल टेरिटरी का हिस्सा है, जहां एक एयरपोर्ट भी मौजूद है। कैप्टन ने सेंटा मारिया एटीसी से बात की और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पे फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं, पर अभी तक पायलट को ये भी कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या फिर ओशन में ही उनको लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज़ में 7 टन फ्यूल बचा था, जो दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये A330 का सिर्फ 6% फ्यूल था और वो भी बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा था। पर सवाल ये है कि आखिर फ्यूल कम हो ही क्यों रहा था? क्या इस बार भी कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था या फिर असल में फ्यूल ही नहीं था? फ्यूल का कम होना सिर्फ एक तरह से मुमकिन है कि कहीं न कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है। ये पता लगाने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शंस दी कि विंग के ट्रेलिंग एज यानी विंग के पिछले हिस्से को जाकर मॉनिटर करें। अगर तो फ्यूल लीक हो रहा होगा तो ज़रूर वहाँ से कोई इंडिकेशन मिलेगी, पर अंधेरे की वजह से क्रू को ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिली। अब कंडीशन ये थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल ख़त्म हो रहा था। कैप्टन को अब क्लियर हो गया कि फ्यूल कहीं न कहीं से लीक हो रहा है। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनट का फ्यूल बाकी बचा था, जिससे इस आइलैंड के तसेरा एयरपोर्ट पर भी पहुंचना मुमकिन नहीं साबित हो रहा था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और एटीसी से कांटेक्ट में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शन दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज़ को 39,000 फीट से 20,000 फीट तक लेकर जाए, पर कैप्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि पायलट का ये मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गया तो जहाज़ को वापस ऊपर लेके जाना पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट उनके पास अभी 39,000 फीट पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी है। अगले कुछ मिनट्स में सारे शक दूर हो गए जब जहाज़ के राइट इंजन में आग भड़क उठी। ये देखकर जहाज़ में अफरा तफरी मच गई और पैसेंजर्स जो अभी तक सुकून से सो रहे थे, उनके सुकून को खौफ के बादलों ने ढक दिया। जहाज़ में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था। इस एक इंजन पे जहाज़ का क्रूज करना पॉसिबल नहीं था कि अब धीरे धीरे एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ तसेरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी की तैयारी शुरू हो गई। फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जहाज़ जो कि तसेरा एयरपोर्ट से अभी भी 240 किलोमीटर दूर था, उसमें अब सिर्फ 600 kg का फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका डर लगा हुआ था। जहाज़ का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट में चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट 236 बगैर इंजन के एटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगा। यहाँ पर कैप्टन का जहाज़ को 20,000 फीट तक ड्रॉप ना करने का फैसला बिल्कुल सही कारगर हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब जहाज़ के अंदर अंधेरा हो गया, क्योंकि इंजन की वजह से ही जहाज़ का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चलता है। खुशकिस्मती से जहाज़ का ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकल गया, जो कि एयर स्पीड से सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है जिससे कॉकपिट के इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स चल सके। अब तरसेरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था। जहाज़ 30,000 फीट तक नीचे आ चुका था और कैप्टन को ये डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके पार करना था। पैसेंजर कैबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस ने एक खौफ का माहौल बनाया हुआ था। वर्स्ट केस ये था कि अगर जहाज़ एयरपोर्ट तक ना पहुंचा गया तो उसको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इसी वजह से क्रू ने पैसेंजर्स को पानी में लैंडिंग के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ओशन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक होती है, क्योंकि अगर जो पैसेंजर इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं, और अगर पानी में नहीं भी डूबे तो ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं, जैसा कि हम सब ने टाइटैनिक मूवी में देखा था। अब नॉर्मली बगैर इंजन के पैसेंजर प्लेन को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के पिच कंट्रोल पे डिपेंड था, जिसको पायलट मैनुअली स्टिक से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज़ का एल्टीट्यूड 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहा था।
यानी अगले 15 मिनट में या तो जहाज़ एयरपोर्ट पर पहुंचेगा या फिर ओशियन में। जब प्लेन का डिस्टेंस तरसेरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर्स रह गया तो इसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट था, और नॉर्मली इतने डिस्टेंस पर एल्टीट्यूड 3,000 फीट रखना होता है। अब अगर तो पायलट ने नोज डाइव करके अपना एल्टीट्यूड कम किया तो प्लेन की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और इस सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए पायलट ने जहाज़ को वहीं एक 360 डिग्री चक्कर लगवाया। ये चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो एयरपोर्ट से डिस्टेंस उतना ही था, जबकि एल्टीट्यूड 5,000 फीट तक ड्रॉप हो गया था। ये एल्टीट्यूड अभी भी ज़्यादा था, पर इतना ज़्यादा नहीं कि एक और 360 लगाना पड़ जाए। इसीलिए पायलट ने जहाज़ की पोजीशन रनवे की सीध में की और इसको कुछ एस टर्न्स लगवाए। एस टर्न्स की वजह से जहाज़ का रनवे से डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ गया और उसको एल्टीट्यूड कम करने का थोड़ा टाइम मिल गया। नॉर्मल सिचुएशन में लैंडिंग के वक्त फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं जिससे ड्रैग होता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है जिससे प्लेन की नोज ऊपर आ जाती है। पर फ्लाइट 246 के पास इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसलिए लैंडिंग नॉर्मल तो नहीं होने वाली थी। पायलट के पास प्लेन को लैंड करने का सिर्फ एक ही चांस था। ये सिचुएशन आर या पार वाली बन चुकी थी। आखिरकार प्लेन एक जोर के झटके से रनवे पर लगा और 13 में से 8 टायर बर्स्ट हो गए। प्लेन को रोकने में थोड़ी मुश्किल तो जरूर हुई, लेकिन फाइनली वो स्किड करता रुक ही गया। प्लेन रुकते ही उसके लैंडिंग गियर में आग लग गई, जिस पर एयरपोर्ट क्रू ने फौरन काबू पा लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वो पहला और आखिरी पैसेंजर प्लेन था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज्यादा टाइम तक ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया। राइट इंजन में फ्यूल लीकेज के बारे में इन्वेस्टिगेट किया गया तो मालूम हुआ कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट किसी और प्लेन का था जो लूज फिटिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशन हुई जिसने करीब से गुजरती फ्यूल लाइन को बर्स्ट कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद एयरबस ने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया जिससे फ्यूचर में पायलट्स को उड़ान के दौरान फ्यूल लीकेज का भी पता चल सकेगा। 1 साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पीशे और फर्स्ट ऑफिसर डग डिगर को एयरबस A330 पर डेड स्टिक लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड दिया गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।